मेरा सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार। दोस्तों, आज जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें हम फार्मर्स की मुश्किलें जो हैं उनके ऊपर और जिस सरकार ने जो 3 कृषि कानून पास किए हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और सबसे पहले मैं जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि गोदी मीडिया हमारी बात सुने या ना सुने, बट यूएन काउंसिल ने हमारी बात सुन ली है। उनका आज बयान आया है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट करना लोगों का हक है। ये हमारी सरकार को भी समझना चाहिए। जो हरियाणा सरकार ने स्टेट टेररिज्म किया है किसानों के ऊपर, किसी टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्लोगन बनाया था जय जवान जय किसान, बट जो हरियाणा की गवर्नमेंट ने स्टेट टेररिज्म किया है ये बहुत ही शेमफुल एक्ट था और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम एक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। सो दोस्तों, अगर हम पहले एक्ट की बात करें तो पहले एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वो एक प्राइवेट मंडी बनाने जा रही है। इस प्राइवेट मंडी बनने के कारण जो हमारी ऑलरेडी सरकारी मंडी है पंजाब और हरियाणा में, उसके खत्म होने का खतरा पैदा हो गया। सरकारी मंडी दोस्तों ये नहीं है कि उसको वो सरकार की मंडी है, वो लोगों की मंडी है। सरकार मीन्स लोगों की सरकार है हमारे देश में। वो जो लोगों की ऑलरेडी एक मंडी है उसको खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। तो इस मंडी को खत्म होने का खतरा क्यों पैदा हुआ है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस जियो की और बीएसएनएल की। रिलायंस जियो दोस्तों आज से 3 साल पहले आई है, ठीक है। आज उस कंपनी के अंदर फेसबुक और गूगल जैसी कंपनी 40-40 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है। और दूसरी साइड जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन में, आज से 5 साल पहले वो आज खत्म होने की कगार पे आ गई है क्योंकि वो कंपटीशन से बाहर हो गई। जियो ने स्टार्टिंग में इतनी अच्छी स्ट्रेटजीज लेके आया जियो, राइट, उसने फ्री में हमको सिम कार्ड दिए, फ्री में डाटा दिया, बट आज की डेट में मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आज की डेट में जियो हमें फ्री में डाटा दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही ये सेम सिनेरियो जो है वो हमारी मंडियों के अंदर लगेगा। जो हमारी सरकारी मंडी है और जो हमारी प्राइवेट मंडी है, जो प्राइवेट मंडी अभी सरकार बनाएगी, तो जैसे ही प्राइवेट मंडी ये कंपनियां आएंगी हमारे देश के अंदर, हमारे देश में खरीद शुरू करेंगी, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि ये में अच्छा रेट दे दें, जैसे जियो ने स्टार्टिंग में फ्री में सिम दिए। बट क्योंकि इसमें एमएसपी डिक्लेयर नहीं की है सरकार ने, कौन सी फसल की क्या एमएसपी होगी, जैसे ही हमारी जो एपीएमसी वाली मंडी है वो इससे बाहर हो जाएगी, कंपटीशन से बाहर हो जाएगी, कंपनीज किसान का शोषण करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये सबसे जो बड़ा पॉइंट है ये है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है वो, जैसे बीएसएनएल आज इतनी बड़ी कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई है और उसने अपने जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको फायर करना स्टार्ट कर दिया, उनको निकालना शुरू कर दिया है ना। तो ऐसे ही जो हमारी एपीएमसी मंडी है जहाँ पे लगभग 10 से 20 लाख जो कर्मचारी हैं, लेबर है, वो काम करती है, वो कहाँ जाएंगे, है ना, वो खत्म हो जाएंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ये है, ये किसानों का कहना है। और तीसरा दोस्तों, क्योंकि ये जो खेती का महकमा है ये सेंटर के अंडर नहीं आता, ये स्टेट के अंडर आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर की तरफ से जो रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए फंड मिलता है 3000 से 5000 करोड़ रुपए जो है वो पंजाब को मिलते हैं। तो दोस्तों वो मिलना बंद हो जाएगा। अब ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि सरकार जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो एक्ट ये क्यों ला रही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इससे किसान देश के किसी भी कोने के अंदर जाके अपनी फसल को बेच सकता है। बट ये चीज तो अगर हम देखें, ये चीज तो ऑलरेडी पहले थी। अब पता नहीं सरकार अनजान बन रही है या लोगों को बेवकूफ समझ रही है, आई डोंट नो, बट ये चीज तो ऑलरेडी पहले थी। अगर हम देखें किस किसान को परेशानी है कि वो अपनी फसल किसी और स्टेट में नहीं बेच सकता। पंजाब के किसान अपनी सब्जी जो उगाते हैं वो दिल्ली में बेचते हैं, राइट। कश्मीर का सेब हमने देखा है हमारे देश में कितना फेमस है, पूरे देश में वो बिकता है ना। तो किसानों को आज से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी तो कॉरपोरेशंस को प्रॉब्लम थी कि उनको एपीएमसी एक्ट के अंडर जाके मंडियों में से फसल खरीदनी पड़ रही थी, ठीक है। सो दोस्तों इस एक्ट के साथ कंपनीज को बहुत इजी हो जाएगा। उनको हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं किसी के भी रूल्स नहीं फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि एक ही मंडी बन जाएगी, ठीक है। वो कहीं से भी खरीद सकते हैं जो भी फसल उनको खरीदनी है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा इंडिया जो है ऑलमोस्ट 65% लोग खेती करते हैं, तो यहाँ पे रिटेल का बहुत बड़ा बिजनेस है।
तो जो अंबानी अडानी है उनको बहुत इजी होने वाला है इस एक्ट के साथ। ये जो एक्ट है ये पूरी तरह से कॉरपोरेशंस के फेवर में जाता है। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकंड एक्ट की। सेकंड एक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां देश के अंदर आएंगी और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट करेंगी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो आज की डेट में भी हो रही है, बट आज की डेट में फार्मर टू फार्मर हो रही है। एक छोटा किसान किसी ऐसे किसान से जमीन ले लेता है जिसको खेती नहीं करनी है, इससे उसका अच्छा से घर का खर्चा निकल जाता है और वो खुशी खुशी रहता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वो कोई पेपर वर्क नहीं करते हैं, जितना मुझे नॉलेज है, क्योंकि हम भी जमीन ठेके पे देते हैं, जब लेते हैं तो पेपर वर्क नहीं होता, सिर्फ विश्वास के ऊपर ही बात चलती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे आएंगी वो बड़े बड़े एग्रीमेंट करेंगी। हमारे देश का जो किसान है वो एग्रीकल्चर में तो उसको बहुत नॉलेज है, बट जो पेपर वर्क है उसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं है उसके पास, ठीक है, इतना एफिशिएंट नहीं है। तो एक तो ये मुझे थोड़ी सी बात लग रही है। और दूसरी बात ये है कि जो छोटा किसान है जो खेती करता है, किसी किसान से जिसने खेती नहीं करनी, उससे जमीन लेके जो खेती करता है, वो मार्केट से आउट हो जाएगा। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे मैंने पहले रिलायंस जियो की एग्जांपल दी थी कि स्टार्टिंग में जियो ने हमको फ्री में डाटा दिया, हमको लालच दिया, बट आज की डेट में जियो चार्ज कर रहा है। ऐसी वो कंपनियां हो सकता है कि हमको जमीन के अच्छे मूल्य दे दें स्टार्टिंग में, बट 2-3 साल के बाद जब वो छोटा किसान है, जो किसान जमीन ठेके पे लेके काम करते थे, वो मार्केट में नहीं रहेंगे तो कंपनी शोषण स्टार्ट कर सकती हैं किसानों का, है ना। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये है कि इस एक्ट के अंदर कंपनी सपोज करो अगर लॉस में जा रही है और उसको फसल नहीं खरीदनी है, उसका मन बन गया कि उसको इस बार फसल नहीं खरीदनी है, तो क्वालिटी चेक करेगी वो कंपनी, ठीक है। और उसकी जो मायने हैं वो कंपनी जानती है, किसान नहीं जानता है। अगर किसान की फसल अच्छी भी है तो वो कंपनी फिर भी उसको कोई ना कोई बहाना करके ये कह सकती है कि भाई तेरी फसल अच्छी नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे या हम कम रेट में खरीदेंगे। और ऐसा दोस्तों हुआ है। अगर हम एग्जांपल लें, लेज एक बहुत बड़ी कंपनी है, चिप्स बनाती है ना, हम सब लोग खाते भी हैं। तो वो ऐसे करती है, कई बार उसने ऐसे किया है कि किसानों के जो आलू हैं वो बोल देती है कि आपके अच्छे क्वालिटी के नहीं, इसके लेज नहीं बनेंगे, तो वो कम पैसे में लेती है जहाँ वो लेती ही नहीं है। तो इससे क्या हुआ, किसान जो ऑलरेडी कर्ज के अंडर आ रहा है, अभी उसके ऊपर, सिर के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, अगर उसकी फसल नहीं बिकेगी, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसकी जमीन भी जा सकती है, क्योंकि बैंक उसको तंग करेंगी, ठीक है। और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है इस चीज़ का। और इसके बाद जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले जागीरदारी सिस्टम था, बड़े बड़े जागीरदार हुआ करते थे गाँव में, और उनके अंडर पूरा गाँव काम करता था। और ऐसा ही माहौल कुछ पैदा हो जाएगा अगर प्राइवेट कंपनीज आ गई, क्योंकि अभी जो है, अभी किसान अपनी जमीनों का खुद मालिक है, वो खुद कंट्रोल करता है एवरीथिंग। इसके बाद किसान उनकी कठपुतली बन जाएगा, जैसे कंपनियां कहेंगी वैसे उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या पता नहीं है कि कौन कौन सी रखेंगे। इस एक्ट से कुछ साफ नहीं होता है उस चीज़ का। और एमएसपी फसल का हो सकता है कि बनता मूल्य भी ना मिले, ठीक है। जब उन्होंने क्वालिटी उसकी बोल दिया कि इसकी क्वालिटी चेक करेंगे और उन्होंने बोल दिया कि ये क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है, तो वो किसानों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और दोस्तों जो मैंने पहला एक्ट आपको बताया और ये सेकंड एक्ट है, इन दोनों में एक सिमिलर पॉइंट ये है कि अगर सपोज कीजिए कि किसान का कंपनी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पेमेंट नहीं कंपनी दे पाती है, जैसे कि आज की डेट में कंपनियां नहीं देती हैं, जैसे गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, जहाँ कह लीजिए आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, हल्दी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। कई बार कंपनी लॉस में चली जाती है और वो पैसे नहीं दे पाती, तो किसान उस सिनेरियो में किसान क्या कर सकता है, सिर्फ एसडीएम के पास जाके शिकायत कर सकता है, वो अदालत नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हमारे देश में पता है कि करप्शन कितनी ज़्यादा है। जो एसडीएम है वो किसकी बात सुनेगा, है ना, वो अंबानी अडानी की बात सुनेगा या एक जो गरीब किसान है उसकी बात सुनेगा। तो इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में किसान का डिस्प्यूट नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो फसल है वो सरकारी मंडी जो कि एपीएमसी एक्ट के अंदर आती है वहां पे बिकती है और वो एमएसपी पे बिकती है। किसान मंडी में अपनी फसल देता है और आड़ती से पैसे लेकर ही वापस आता है। आड़तिया जो है, जहां पे एक मैं चीज और ऐड करनी चाहता हूँ, आड़तिया सरकार बोल रही है कि वो विचोलिया है, हमने विचोलियों को हटा दिया। वो विचोलिया नहीं है, वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। वो क्या करता है, किसान की जो फसल है उसको मंडी में उतारता है, उसको साफ करवाता है, ठीक है, उसकी पैकिंग करवाता है, फिर उसको ट्रकों में भर भर के गोदामों में पहुंचाता है,
ठीक है। तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो बहुत मिनिमल सी सर्विस लेता है अपनी इस चीज के लिए। अगर कंपनियां आएंगी, कंपनियां तो बहुत बड़ी बिचौलिए बन जाएंगी। फिर कंपनियों ने क्या करना है, जब 3-4 साल के बाद जैसे उनको पता चल गया कि छोटे किसान अब कोई नहीं इनकी जमीन ठेके पे लेगा, वो किसान हम ही को जमीन ठेके पे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे बड़े बड़े 10-10 साल के, 15-15 साल के, किसानों से कम रेट से फसलें खरीदेंगी और उनको ज्यादा से ज्यादा रेट पे कंज्यूमर को बेचेंगे। इसमें कंज्यूमर का भी लॉस है, सिर्फ किसानों का लॉस नहीं है। तो इस चीज के ऊपर हमको ध्यान देने वाली बात है। अभी जो आगे वाला एक्ट है, जो तीसरा एक्ट है, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये जो दोनों एक्ट हैं, एक्चुअली ये जो तीनों एक्ट हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनियां फसल खरीदेंगी, उनको कौन सी फसल उगानी है ये भी वो डिसाइड करेंगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। और जो तीसरा एक्ट है दोस्तों, वो एक्चुअली एक्ट नहीं है, वो एक अमेंडमेंट किया सरकार ने। एक्चुअली 1955 में एक एक्ट था एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, जिसके अकॉर्डिंग के कोई भी जमाखोरी नहीं कर सकता था, जमाखोरी बैन थी। बट सरकार ने जो अमेंडमेंट कर दिया इस एक्ट के बाद, इस एक्ट को बनने के बाद, जो तीसरा एक्ट है, कोई भी कंपनी जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना वो स्टोर कर सकती है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। आप सपोज कीजिए कि एक कंपनी है जैसे अडानी अंबानी है, वो चाहे तो पूरा का पूरा पंजाब या पूरी का पूरी एक स्टेट को खरीद सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है, राइट। तो वो कैपेसिटी, अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर हमारे यहाँ पे पंजाब में मोगा में अडानी का वो है स्टोरेज प्लांट है, वहां पे 40 लाख टन की स्टोरेज है, और वहां पे आपको पता है कि लेबर कितनी काम करती है, सिर्फ 10 से 20 लोग वहां पे काम करते हैं। और हमारी जो एपीएमसी मंडी है उसमें लगभग 20 लाख लोग काम करते हैं, 20 लाख। वो कहाँ जाएंगे बेचारे, राइट। और ये जो इतना स्टॉक करके रख लेंगे सामान, जो और पूरा सामान जो भी हमारी डेली की जरूरत में आने वाली वस्तुएं हैं, जैसे अनाज हो गया, दलिया हो गया, आलू हो गए, प्याज हो गए। दोस्तों प्याज की अगर हम एग्जांपल लें, हमने खुद फेस की हुई है ये वाली प्रॉब्लम। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, जो हमारे पंजाब और हरियाणा के अलावा अदर स्टेट्स के लोग हैं, वो इस बिल को इस बिल का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा हुआ है ऑलरेडी कि प्याज के जो रेट हैं, पिछले साल हमको प्याज ने कितना रुलाया है, राइट। 200 रुपए किलो हो गया था। वो क्यों हो गया था? क्योंकि स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया था, पीछे से जमाखोरी स्टार्ट हो गई थी प्याज की। तो अभी तो इस एक्ट के बनने के कारण, जो तीसरा एक्ट है, इसके बनने के कारण कंपनी को खुली छूट मिल जाएगी। कोई भी कंपनी जितना मर्जी स्टोर कर सकती है, इससे महंगाई और बढ़ेगी दोस्तों। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। ये सिर्फ किसान की बात नहीं है, ये कंज्यूमर की बात भी है, हम सबकी बात है। तो ये जो तीनों एक्ट हैं, ये तीनों के तीनों जो एक्ट हैं, ये किसान के हक में नहीं है। ये सिर्फ कॉरपोरेशंस को खुश करने के लिए बनाए गए हैं, उनका बिजनेस और बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। इस चीज़ के ऊपर सरकार को गौर करनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि जो हमारे फार्मर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, बातचीत से इसका हल निकालना चाहिए और इन एक्ट्स को हो सके तो रद्द करना चाहिए। अब दोस्तों मैं इनके जो अल्टरनेटिव्स हैं, इन एक्ट के जो अल्टरनेटिव्स हैं, सरकार अगर वाकई मोदी सरकार जो है वो किसानों के हित में काम करना चाहती है, किसानों के लिए काम करना चाहती है, कॉरपोरेशंस को छोड़कर किसानों के बारे में अगर सोचना चाहती है, क्योंकि किसान जो हैं वो 65% जो है हमारे देश में किसान हैं, अगर उनके बारे में सरकार सोचती है तो उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करूंगा एमएसपी की। ओके, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में दोस्तों। सिर्फ कणक, जिनको हम गेहूं भी बोल देते हैं जिसको हम, और चावल, पैडी राइस, इनके ऊपर ही किसानों को जो है वो एमएसपी मिलती है, स्पेशली अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें। बाकी कपास हो गई, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, इनके ऊपर एमएसपी नहीं मिलती है। तो इसके ऊपर सरकार को एक्ट बनाना चाहिए। जो भी इस एक्ट की वायलेशन करे, उसको कोई भी प्राइवेट बायर या कि व्यापारी है इसकी वायलेशन करे, तो उसको अच्छी खासी उसको सजा होनी चाहिए, उसको अच्छा खासा जुर्माना होना चाहिए। यहाँ पे आपने सुना होगा दोस्तों, किसान पराली जलाते हैं, धान की कटाई करने के बाद किसान पराली जलाते हैं। आपको पता है सरकार ने एक्ट बना दिया है कि एक किसान को, जिसके पास 1 एकड़ बेचारे के पास अगर जमीन है, अगर उसने पराली को जला दिया तो उसको 1 करोड़ रुपए तक का फाइन है। बट अगर कोई व्यापारी जो है, अगर वो एमएसपी की वायलेशन करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, राइट। तो इसके ऊपर एक्ट बनना चाहिए। दूसरी दोस्तों जहां पे मैं बात करूंगा कि एमएसपी का जो प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए, उसको इस चीज का हक होना चाहिए। क्योंकि
हमारे देश के अंदर हर जगह का वातावरण जो है वो बहुत डिफरेंट है, राइट। पंजाब का डिफरेंट है, अगर हम साउथ साइड की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट है, राइट। कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे धूप ज़्यादा पड़ती है, मतलब वातावरण तो अलग अलग है ही। उसके बाद जो फसलें हैं हमारी, जो फसली चक्कर है वो भी डिफरेंट है। तो अगर स्टेट के पास ये डिसाइड करने का राइट होगा तो वो अच्छे से डिसाइड कर पाएगी कि इस बार हमारी जो कौन सी फसल है वो अच्छी हो रही है, और उसका प्राइस जो है वो अच्छे से डिसाइड कर पाएगी। और स्टेट सरकार को भी मैं बोलूँगा कि उनको सर्वे करवाना चाहिए किसानों से, पूरे स्टेट के जो किसान हैं उनसे सर्वे करवाना चाहिए, फिर उसका प्राइस डिसाइड होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी बात जो मोदी सरकार करती है कि इंडस्ट्री आएगी तो किसानों की इनकम है वो डबल होगी। मैं कहता हूं कि अगर इंडस्ट्री आएगी तो इंडस्ट्री ही अमीर होगी, किसान लेबर करेंगे। अगर सरकार को वाकई में ही किसानों की हेल्प करनी है, इंडस्ट्री लानी है, तो सरकार किसानों के हाथ में इंडस्ट्री दे। दोस्तों मैं यहाँ पे पंजाब की एग्जांपल लूंगा क्योंकि पंजाब में लगभग 13,000 गांव हैं। मैं पंजाब का हूं तो पंजाब में 13,000 गांव। अगर सरकार हर गांव के अंदर, हर एक पंचायत होती है, हम सबको पता गांव में एक पंचायत होती है, पंचायत को ये हक दे कि जो भी वहां पे खाली पड़ी जमीनें हैं वहां पे वो स्टोरेज का प्लांट लगा ले, उसके लिए सरकार उनको लोन प्रोवाइड करे। सरकार वहां पे कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाने के लिए उनको सब्सिडी दे, उनको लोन प्रोवाइड करे, राइट। वो वहां पे सीरियल्स की फैक्ट्री ला सकते हैं, वो वहां पे दलिया की फैक्ट्री लगा सकते हैं, राइट। आप इससे ये चीज सोचिए, वहां पे चिप्स की फैक्ट्री लगा सकते हैं, तेल की फैक्ट्री लगा सकते हैं। और इससे क्या होगा दोस्तों, जो फसली चक्कर है, धान और गेहूं का जो फसली चक्कर है, इससे भी किसान को निजात मिलेगा, क्योंकि किसान डिफरेंट तरह की फसलें उगा पाएगा, क्योंकि उसके गांव में ही कंपनी है, उसको कहीं और जाना नहीं है, वो वहां पे उसको बेच सकता है, वहां पे उसको सेल कर सकता है। और जो छोटी सी कंपनी है उसमें गांव के लोग काम करेंगे, गांव के युवा लोग जो है इनको बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, राइट, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है। और जो कंपनी है उससे जो मुनाफा होगा वो गांव पे भी खर्च हो सकता है, राइट। गांव और अच्छे से, आपको पता है कि जो पंचायत है वो हमारे देश का सबसे छोटा यूनिट है इस लोकतंत्र का, राइट। अगर वो स्ट्रांग होगा, 13,000 गांव है पंजाब के, सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ, वहां पे 13,000 गांव के 13,000 यूनिट्स जो है हमारे स्ट्रांग होंगे, और उसके बाद पूरे देश के जो यूनिट्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, तो ये देश कितना आगे बढ़ेगा। एक प्रोग्रेसिव हमारा इंडिया बन जाएगा खेती में स्पेशली, राइट। तो सरकार को इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए। चौथा दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट आपने सुना होगा, जितने भी लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी मशीनों तक का इंश्योरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे किसान का जो इंसान है उसका इंश्योरेंस नहीं होता। किसान का इंश्योरेंस नहीं होता दोस्तों। 65% लोग जो है वो खेती करते हैं और किसान बेचारा ऐसे ही रह जाता है, इलाज नहीं कर, कुछ किसान तो ऐसे जो अपना इलाज ही नहीं करवा पाते बेचारे। तो उनका हेल्थ का, उनका लाइफ का इंश्योरेंस होना चाहिए दोस्तों। ये इस सरकार को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। पांचवा दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर कंपनी को किसी को लॉस हो जाता है, कोई उसकी मशीनरी खराब हो जाती है, तो वो कंपनी से क्लेम कर लेता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है। लेकिन किसान की अगर फसल बर्बाद हो जाए, उसने अपने बच्चों जैसे फसल को पाला होता है, राइट, अगर उसकी फसल खराब हो जाए तो वो कहाँ जाएगा बेचारा। उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, उसकी फसल का इंश्योरेंस होना चाहिए। कम से कम उसकी जो लेबर कॉस्ट है, जो फसल की लेबर कॉस्ट है, प्लस उसके ऊपर उसने जो कीटनाशक का छिड़काव किया है वो मिला के, उसका पीछे परिवार भी है। 1 एकड़ का ठेका जो है, एक एकड़ की जो ठेके की जो कमाई है वो सरकार को 40-50 हजार रुपए किसान को देनी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी से दिलवानी चाहिए, एक ऐसी अच्छी पॉलिसी लेकर आनी चाहिए दोस्तों। सो दोस्तों ये जो है, अगर ये 3-4 पॉइंट जो मैं अल्टरनेटिव इसके गिनाए हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने भी 5-6 साल तक खेती की अपने पापा के साथ, तो मुझे इस चीज का अच्छे से आइडिया है। और अगर सरकार ये कर देती है तो जो हमारे देश के किसान हैं वो वाकई बोलेंगे कि हाँ मोदी सरकार ने हमारे लिए काम किया है। तो दोस्तों मेरी इतनी सी बेनती है आपसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सरकार तक ये बात पहुंच जाए और सरकार इस चीज़ के बारे में जरूर सोचे। जो कानून है वो रद्द होकर, ये जो 4-5 मैंने अल्टरनेटिव बताए हैं, सरकार अगर इस पर काम कर दे तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी जो किसान है वो सरकार का विरोध नहीं करेगा। धन्यवाद दोस्तों।